हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रमेय 6.4। इससे पहले मैंने आपको प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.2, प्रमेय 6.3 बताया ना। अब मैं आपको बताऊंगा प्रमेय 6.4 और ये हमारा लास्ट प्रमेय है दोस्तों। इसके बाद हमारा 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा, समझे। इसके बाद तुम्हारा 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। फिर हम किसी दूसरे टॉपिक से शुरू करेंगे जो कि 5 नंबर में ही आता है, समझे दोस्तों। तो चलिए आज हम जल्दी से अपना प्रमेय 6.4 को खत्म कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है ना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास 10 की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। चलिए अब हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि प्रमेय 6.4 होता क्या है, प्रमेय 6.4 में दिया क्या है। दिया क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, सिद्ध 6.4 को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पढ़ के पहले सुनाता हूँ। बोला है, देखिए प्रमेय 6.4, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, बोला है ना दो गो त्रिभुज है जिसमें एक त्रिभुज की भुजा ना दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, मतलब जो पहला त्रिभुज का भुजा ना दूसरे त्रिभुज की भुजा को समान अनुपात में बटा हुआ है। तो हमको बताना क्या है, इनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये भी बोला है कि अगर दोनों त्रिभुज की भुजा एक दूसरे के समान अनुपात में बटा हुआ है तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमको ये दिखाना होगा सिद्ध करके कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। अगर संगत कोण बराबर हो गए तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया दोस्तों, पहले हमने दो त्रिभुज छापा। देखिए एक बड़ा त्रिभुज छापा और एक छोटा त्रिभुज छापा। बड़ा त्रिभुज का नाम दे दिए हम लोग DEF और छोटे त्रिभुज का नाम दिए ABC दिए ना दोस्तों। और ये समरूप त्रिभुज है दोस्तों। देखिए क्या होगा, यदि दो त्रिभुजों में इस त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समान अनुपात में बटे हों तो इनके जो संगत कोण है ना ये भी बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए हम इनका संगत कोण को बराबर करके दिखाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया दोस्तों, देखिए तो हमने लिखा दिया है जो हमको क्वेश्चन पहले दिया होता AB बट्टा DE। देखिए AB बटा DE, ये बड़ा त्रिभुज AB बटा DE, मतलब समझिए ना दोस्तों, ये छोटा त्रिभुज है ना, समझ लीजिए इसी त्रिभुज का हिस्सा है, तो हम लोग इसको समान अनुपात में बांटे हैं। AB बटा DE, AC बटा DF। देखिए AC बटा DF और BC बटा EF ये हमको दे दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है कि कोण A जो है कोण D के बराबर होता है, कोण B जो है कोण E के बराबर होता है और कोण C जो है कोण F के बराबर होता है। ये वाला हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया दोस्तों, रचना किया। रचना क्या किए, AB बराबर DP, AB बराबर DP, AC बराबर DQ हो गया ना दोस्तों। तो कैसे, हमने क्या किया ना, इस त्रिभुज में ना इसी के समूह इसी के समान दोस्तों, इसी के समान एक रेखा खींचा PQ, BC के रेखा समान एक रेखा क्या खींचा PQ, जिससे हम लोग को पता चल गया कि जो AB है ना ये DP है। रुको दोस्तों, गाड़ी जा रही पार होने तो आवाज सबको सुनाई नहीं देगा। चलिए दोस्तों फिर देखिए कोण B जो है, अभी देखे दोस्तों यहाँ पर देखिए AB जो है वो DP के बराबर है, AC जो है वो DQ के बराबर है, हमने लिया। तो फिर हमने क्या किया, PQ जो है ना एक रेखा खींचा ना, ये जैसा PQ जो है एक रेखा खींचा इसी के समान, मतलब हमने एक ऐसा रेखा खींचा ना कि ये कहीं नहीं कि इस त्रिभुज इससे अलग क्या, मतलब ये त्रिभुज यहाँ पर उठा के खपा दीजिए, खप जाएगा ना। तो उसी को हम लोग यहाँ से अलग कर दिए, इसलिए हम लोग लिखे हैं कि जो AB जो है DP के बराबर है, AC जो है DQ के बराबर है और PQ हम लोग एक रेखा खींचे। तो प्रमाण अब क्या देते हैं, प्रमाण हम लोग क्या देते हैं, थेल्स प्रमेय हम लोग पढ़े थे ना कि जो AB है DE के बराबर होगा, मतलब समान अनुपात में होगा। AB बट्टा DE, देखिए AB बट्टा DE, AC बट्टा DF, AC DF, मतलब समझिए ये वाला ये तो वही वाला ये वाला ये वाला ये, मतलब AB बट्टा DE समान अनुपात में बटा हुआ है। AC बट्टा DF ये भी क्या बटा हुआ, समान अनुपात में। D है दोस्तों, समझ लीजिएगा D, DF, D मत समझ लीजिएगा DF।
तो उसी तरह हम लोग नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, अगर ये इसी का जगह पर है तो हम लोग फिर लिख दें डीपी बटा डीई, लिख दिया ना, और डीक्यू बटा डीएफ। यही दोनों त्रिभुज तो है दोस्तों, इसको बाहर कर दिए तो इसके एबीसी नाम दे दिए और अंदर है तो डीपीक्यू नाम दे दिए। तो देखिए दोस्तों, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं डीपी जो है डीई के भी समान अनुपात में है और डीक्यू जो है डीएफ का भी समान अनुपात में है ना। तो हम लोग पढ़े थे ना थेल्स प्रमेय का विलोम में, जब एक त्रिभुज समान अनुपात में विभाजित हो जाता है तो उनकी जो रेखा होते हैं समान अंतर में बटी हुई होते हैं। मतलब ये जो PQ जो है ये EF का क्या होता है, समांतर होता है। अगर एक समान अनुपात में बटा हुआ है तो इनका जो PQ रेखा है वो EF के क्या होता है, समांतर होता है, समांतर होता है। थेल्स प्रमेय का विलोम में पढ़े थे ना, थेल्स थ्योरम के विलोम से हो गया ना दोस्तों। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि ये तो सब दिया हुआ है, तो इससे हम लोग को पता चला कि इसका जो संगत कोण होता है ना, मतलब ये छोटा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज का जो संगत कोण वो क्या होता है, बराबर। तो संगत कोण मतलब जानते हैं दोस्तों, जो संगत मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है। अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10। तो ये Q इसका संगत कोण होता है कोण F, तो ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब कोण B बराबर कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F होता है। इसलिए ये जो त्रिभुज DPQ है ना, ये समरूप है बड़े त्रिभुज DEF का। त्रिभुज DPQ समरूप है त्रिभुज DEF का। DEF का क्या है, समरूप है। किस समरूपता से दोस्तों, देखिए दोस्तों, एंगल 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 है ना, तो एंगल 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 समरूपता से हो गया ना, ये तो हमको पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए डीपी बटा डीई लिख दिए, बराबर किसके है, PQ। देखिए दोस्तों डीपी बटा डीई ये समान अनुपात में बटा हुआ है। फिर देखिए हमने क्या लिखा, PQ बटा EF, मतलब PQ जो है ये EF के समान अनुपात में बटा हुआ है, और ये PQ है दोस्तों, PQ और EF समान अनुपात में बटा हुआ है। तो उसी तरह DQ जो है QF के समान अनुपात में बटा हुआ है ना, सभी क्या है, एक दूसरे से समान अनुपात में बटे हुए हैं। तो इसी का जगह अब हम क्या करें, DPQ की जगह हम AB ले लेते हैं, मतलब इस त्रिभुज को। तो AB भी जो है DE के बटा है समान अनुपात में, और AC जो है DF के समान अनुपात में बटा हुआ है। तो उसी तरह देखिए दोस्तों AC DF, उसी तरह PQ जो है EF के बराबर है। PQ जो है EF, मतलब ये जो BC है ना, इसी को हम लोग यहाँ पर भी लिखते हैं, ये जो BC है वो EF के बराबर है ना, BC जो है EF के बराबर है ना। तो इस हम लोग को क्या पता चलता है कि अगर ये तीनों अगर बराबर हैं तो ये जो BC जो है PQ के बराबर होगा। यहाँ पर लोग इसे भी लिख सकते हैं, BC जो है ये EF के समान अनुपात में बटा हुआ है। तो इससे हम लोग को पता चला BC जो है वो PQ का क्या है, बराबर है। BC जो है वो PQ का क्या है, बराबर है। जब सभी समान अनुपात में बटा हो तो BC भी तो PQ के बराबर हुआ ना दोस्तों। अगर तो भी इसका भी संगत कोण इसका संगत कोण का बराबर हो गया, कोण C का संगत कोण कोण F का संगत कोण का बराबर हुआ ना। अब हम लोग क्या करते हैं ना, समरूप तो देखा तुमने, अब हम लोग दोनों ना सर्वांग सम दिखा देते, मतलब जिसका सभी अंग समान हो वो हो गया सर्वांग सम। तो इसके लिए हम लोग क्या लिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में। देखिए दोस्तों इस समझे ना, ये इसी का हिस्सा है। तो AB जो है वो DP के बराबर होगा, मतलब ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर हुआ। अब कोण BC जो है कोण PQ के समान अनुपात में हुआ, मतलब इस भुजा के बराबर हुआ। तो और क्या बचा दोस्तों, AC जो है DQ के बराबर हुआ, AC जो है DQ के बराबर हुआ। AB जो DP के बराबर है, हम लोग कहाँ से लिए, रचना से लिए थे दोस्तों। देखिए रचना से, देखिए रचना से लिए थे ना। अब BC जो PQ के बराबर हो गया, AC जो है DQ के बराबर हो गया। तो हम लोग सर्वांग सम हो या समरूप, हर में 3 चीज देखा था। तो हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज ABC जो है सर्वांग सम है त्रिभुज DPQ का, मतलब त्रिभुज ABC का जितना भी अंग है ना त्रिभुज DPQ के समान है, सर्वांग सम है, मतलब समान है। कौन सा नियम से दोस्तों, देखिए तो भुजा भुजा भुजा,
भुजा 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 मतलब साइड 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 सर्वांग समता नियम से। तो इस हम लोग को क्या पता चला कि जब दोनों त्रिभुज के सभी अंग समान हैं तो दोनों त्रिभुज के सभी कोण भी तो बराबर होंगे ना दोस्तों। तो इससे पता चला कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, दिखा। कोण बी जो है कोण पी के बराबर है, दिखा। अब कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर है। कोण सी जो है देखिए क्या लिखे, कोण बी कोण पी के बराबर है। देखिए कोण बी कोण पी के तो बराबर है, कोण पी के बराबर है ना। लेकिन फिर ये जो पी है इसका संगत कोण ई के बराबर है, इसका संगत कोण किसके बराबर है, कोण ई के बराबर है। तो उसी तरह कोण सी कोण क्यू के बराबर है। अब क्यू का जो संगत कोण एफ था, क्यू किसके बराबर था, एफ के बराबर था। क्यू का संगत कोण एफ था, क्यू का संगत कोण क्या था दोस्तों, एफ। और हम लोग को प्रूव क्या करना था दोस्तों, ध्यान से देखिए। कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई। देखिए दोस्तों ये वाला और ये वाला है। कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर कोण एफ आ गया। तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे प्रूव्ड। मतलब ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सिद्ध हो गया। एक बार मैं आपको फिर से और अच्छे से समझा देता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए। बोलना क्या चाहता है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं की समानुपाती हो, मतलब दूसरे त्रिभुज की भुजाओं की समानुपाती हो, तो इनके संगत कोण, इनके संगत कोण, इनके संगत कोण ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसके लिए हमने क्या क्या था लिखा, दिया है ए बी जो है डी ई के बराबर है, ए सी जो है डी एफ के बराबर है, और बी सी जो है ई एफ के बराबर है ना। हमको सिर्फ क्या करना था, कोण ए जो है कोण डी के बराबर होता है, कोण बी जो है कोण ई के बराबर होता है, कोण सी जो है कोण एफ के बराबर होता है। इसके लिए हमने रचना किया, रचना किए क्या की, ई एफ के समांतर एक रेखा खींचे पी क्यू, खींचेगा। तो हम लोग यहाँ दिखा दिए ए बी जो है डी पी के बराबर, ए सी जो है डी क्यू के बराबर है, और हम लोग एक रेखा खींचे डी क्यू, खींचे ना। तब हम लोग देखे थे इस पर हम पढ़े थे कि एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के समान अनुपात में विभाजित होती है। तो ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई समान अनुपात में बढ़ रहा है, ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ समान अनुपात में बढ़ रहा है। तो उसी तरह अगर ये ए बी अगर इसी तरह का हम डी क्यू खींचे ना, तब डीपी भी डीई के बराबर हुआ, और डी क्यू जो है डी एफ के बराबर हो गया ना, डी एफ के बराबर हो गया ना। और हम लोग थेस प्रमेय का विलोम में पढ़े थे, जब एक त्रिभुज की भुजा समान अनुपात में विभाजित होती है तो वो एक दूसरे के वो जो रेखा हम लोग खींचे हैं वो रेखा त्रिभुज के एक अन्य रेखा के समांतर होती है। मतलब पी क्यू जो है समांतर हो गया ई एफ का। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप है। त्रिभुज एबीसी बोलिए या फिर इस त्रिभुज को ले लीजिए, त्रिभुज डीपी क्यू जो समरूप है त्रिभुज डीईएफ का, त्रिभुज डीपी क्यू जो समरूप है त्रिभुज डीईएफ का। किस नियम से दोस्तों, तो एंगल 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 नियम से ना, एंगल एंगल समरूपता नियम से। तो इसलिए हम लोग क्या किए, इसे समान अनुपात में बांट दिए। डीपी जो है डीई के बढ़ गया, डी क्यू जो है डीएफ के बढ़ गया, अब पी क्यू जो है पी एफ के समानुपात में बढ़ गया। अब इसी त्रिभुज का जगह, ये त्रिभुज इसी के लिए हम लोग खींचे, तब डीपी का जगह हम लोग लिख देते हैं ए बी। ए बी बढ़ गया डीई में, ए सी बढ़ गया डीएफ में, बी सी बढ़ गया ई एफ में, बढ़ गया ना। तो इससे हम लोग को पता चला इसके अगर सभी चीज बराबर हैं, अगर ये सभी चीज बराबर है मतलब समान अनुपात में बटा हुआ, तो मतलब बीसी जो है पी क्यू की क्या है, बराबर है। इसी को हम लोग उठा के अंदर खपा दें। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सभी अंगों को समान कर देते हैं। अगर सभी अंग समान हो जाएंगे तो इसके कोण तो ऑटोमेटिक समान हो जाएगा ना दोस्तों। तो इसलिए हम लोग क्या लिखे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीपीक्यू में क्या क्या दोस्तों, ए बी बटा डी पी, ए सी बटा डी क्यू, और बी सी बटा पी क्यू, बी सी बटा पी क्यू, ए सी बटा डी क्यू, ए बी बटा डी पी, मतलब ये सभी क्या बराबर है। अगर बराबर है तो त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डीपीक्यू का, मतलब इसका सभी अंग क्या हो गया, समान हो गया। इस नियम से दोस्तों भुजा 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 मतलब एस 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 सर्वांग समता नियम से। सर्वांग समता नियम में मतलब का मतलब क्या होता है, सभी अंग समान हो जिसके उसे बोलते हैं हम लोग सर्वांग समता नियम। अब अगर इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो फिर सभी कोण भी तो बराबर होंगे ना दोस्तों। तो इसलिए कोण ए जो है कोण डी के बराबर आ गया, कोण बी जो है कोण पी के बराबर आएगा। अब हम लोग अभी देखे थे कि कोण पी जो है कोण ई के बराबर
है ना। और कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर है, बार और अगर कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर है, तो कोण क्यू जो है कोण एफ के बराबर, मतलब सी जो है क्यू की भी बराबर है और सी जो है एफ के भी बराबर। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण बराबर होते हैं। अगर यहाँ 40 है तो यहाँ भी 40 होगा, अगर यहाँ 40 हुआ तो फिर यहाँ भी 40 होगा कि नहीं दोस्तों। तो ये हमें सिद्ध करना था। देखिए, ए लाना डी, बी लाए ई, सी लाए एफ, ला दिए, ये हमारा प्रूफ हुआ। दोस्तों आपको समझ आया? अगर आ गया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हमारा प्रमेय 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और पार्ट। दोस्तों ये तो हमारा वो 5 नंबर कंप्लीट। त्रिभुज ही ना चल रहा है दोस्तों। दोस्तों इस त्रिभुज का नाम है, इस प्रमेय का नाम है एस 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 समरूपता प्रमेय, मतलब भुजा 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 समरूपता प्रमेय। और दोस्तों हमारा चारों प्रमेय खत्म हो चुका है। अब मैं एक पार्ट और लाऊंगा लास्ट त्रिभुज के लिए। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाए और शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। तो हमारा त्रिभुज चैप्टर से जितना प्रमेय आएगा, जितना शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सब कुछ क्लियर होकर आपका 5 नंबर या 2-3 नंबर जो भी आएगा सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप इसे जल्दी से अच्छे से नोट्स कर लीजिए, ताकि और भी वीडियो की प्रैक्टिस आप कर सके ना दोस्तों, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, आपके लिए नेक्स्ट क्लास में फिर से आऊंगा पार्ट 6 का वीडियो लेके या पार्ट 5 का वीडियो लेके, जो भी होगा हमारा पार्ट 5 या पार्ट 6, आप उसका इंतजार कीजिएगा। तब तक आप सभी चारों प्रमेय को दोस्तों अच्छे से पढ़ लीजिए, दिमाग में एकदम भर लीजिए, ताकि परीक्षा टाइम आपका उंगली रुकना नहीं चाहिए कॉपी से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।